अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड। आज हम लोग अपने लोग कह सकते हैं कि सबसे डेंजरस एस्पेक्ट के ऊपर पहुंच गए हैं, क्योंकि हम लोग अपनी बेनिफिशरीज ऑफ पाकिस्तान की सीरीज़ को कंटिन्यू करने वाले हैं। और आज का जो हमारा डिस्कशन का मौजू है वो है पाकिस्तान आर्मी। आई एम जॉइंड विद मिस्टर इफ्तिखार अहमद। इफ्तिखार साहब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का फजल करम दुआएं। इफ्तिखार साहब, मैं जो है थोड़ा सा आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊंगा। ग्रोइंग अप, जब हम छोटे थे बचपन में, फ़ौज की एक बहुत जो है स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस होती थी हम सारों की ज़िंदगियों में। 23 मार्च की परेड हमेशा होनी, वो जहाज़ गुजरने, टैंक गुजरने, एक बहुत लोग इसे इंडियन लोग इसे कहते हैं कि इसको इंडोक्ट्रिन कर रहे हैं लोगों को, आप इसका प्रोपागेंडा है आर्मी का। मगर मैं इसे कहूँगा कि ये पेट्रियटिज़म है, कि पेट्रियटिज़म हमारे मुल्क का इतना ज़्यादा है कि हम लोग अपने मुल्क के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। ये छोटे होते हुए हमारा नैरेटिव होता था, अब हम फाइनली बड़े हो गए हैं तो उसी नैरेटिव ने एक इतना 180 लेके दूसरी तरफ जा चुका हुआ है कि मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। मुझे लेट्स बिगिन बाय डिस्कसिंग कि जब आपके टाइम पे जब आप फ़ौज को देखते होते थे तो आपको क्या फीलिंग आती थी फ़ौज को देख के, कि आप प्रोटेक्टेड फील करते थे, अच्छा फील करते थे, बुरा फील करते थे? आपके बारे में, उसके बारे में क्या ओपिनियन है आपका? हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये जो हम सीरीज़ कर रहे हैं ना, ये है पाकिस्तान के दुखों की दास्तान। कि पाकिस्तान इस हाल तक, ये जो तबाही और बर्बादी के दहाने पे पाकिस्तान पहुंचा हुआ है, ये क्यों पहुंचा है। उसमें हमने पहले डिस्कस किया कि ये जो आपका सियासी ढांचा है पूरे का पूरा, ये इस मुल्क को ले डूबा, बल्कि पार्लिमानी निज़ाम ने इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है और तबाही के दहाने पर इसको पहुंचा दिया है। उसके बाद दूसरा जो सबसे बड़ा इसमें एलिमेंट है, जो डिपार्टमेंट है, वो है आपकी फ़ौज का। आपका सवाल ये था कि हम तो बड़ी अपना फैंटेसी फील करते थे किसी ज़माने में। फ़ौज के साथ जो रोमांस किया इस कौम ने, पाकिस्तानी कौम ने अगर किसी अदारे के साथ रोमांस किया है सबसे ज़्यादा, तो वो फ़ौज है। बल्कि वो तो यहाँ तक चले गए कि वो कहते ना, मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने कि जिन्हां दुखों में दिलबर राजी उन्हां ती सुख वारे, दुख कबूल मोहम्मद बख्शा राजी रहन प्यारे। यानी पाकिस्तान की कौम तो इन्हीं को देख के ज़िंदा रहती थी, फ़ौज को देख के, इन्हीं को देख के उनको दुख फील होता था। तो इसी माहौल में हम बड़े हुए हैं। यूनिवर्सिटी में जब मैं था तो हम पक्का, हमें यकीन था कि हमने पहले इंडिया को गिरा देना है और उसके बाद हमने रूस को हम गिरा दिया हमने। अब हमने इंडिया को गिरा देना है, उसके बाद हमने अमेरिका को गिरा देना है। और फिर जब यूनिवर्सिटी से बाहर निकल के प्रैक्टिकल लाइफ में कदम रखा तो पता चला कि हम तो खुद बैसाखियों पे चल रहे हैं, हमसे तो खुद खड़ा नहीं हुआ जा रहा, हमने किसी को क्या गिराना है। तो ये नैरेटिव बेसिकली आप 70s 80s से लगा के 2000 तक लगाएं। आई एम श्योर कि इवन राहील शरीफ तक बड़ी पॉजिटिव इमेज रही है आर्मी के बारे में। मतलब हम लोग सारे बड़ी अच्छी नज़र में आर्मी को देखते रहे और बड़ा सिक्योर फील करते रहे। यहाँ तक कि अगर कभी कोई चौकी आती है रास्ते में, वहाँ पे पुलिस खड़ी होती है, तो मैं डर के रुकता हूँ कि यार पुलिस वाले को बदतमीज़ी ना करें, को बदमाशी ना करें, को पैसे ना मांग लें। ऐसे वाक़े बहुत सारे हो चुके हुए हैं। बट अगर कभी फ़ौज की लगी हो तो मुझे होता है कि नहीं यार, ये कभी इज्जत पे नहीं कम से कम बात आने देंगे। रोकेंगे तो मेरिट पे रोकेंगे, यार आपकी गाड़ी जो है वो तशवीशनाक लग रही है। तो ये तो एक अच्छी बात है कि हमारी फ़ौज ने इतनी देर जो है अपने लोगों के दिलों के अंदर जो है कितनी बड़ी जगह जो है वो रखी है। अब मैं आपके एक प्रीवियस पॉडकास्ट में, हमने स्मॉग वाले पॉडकास्ट में डिस्कस किया था, आपने कहा था कि हम, हमारी जो कौम है ना पूरी, बज़ाहिर कौम, हम लोग जो हैं 2 नंबर लोग हैं। हम में चोर हैं, चकार हैं, हम में बहुत बुरी नफ्सियात वगैरह हैं। हम लोग 2 नंबर के, और हम में से वो जो 3 नंबर के होते हैं वो आते हैं पॉलिटिशियन के स्केल के ऊपर आते हैं, वो हमसे भी आगे जाते हैं। ये जो आपका स्केल है, जो आपका तराजू है, इसके ऊपर आप फौजियों को किधर रखेंगे? फौज का देखें, मेरी बात सुने, ये जो हम कर रहे हैं ना, बातें यहाँ पे करते हैं, ना तो ये किसी के ख़िलाफ़ हैं ना किसी के हक में है। हम एक एनालिसिस कर रहे हैं पाकिस्तान का, कि पाकिस्तान, ये तो इसमें तो सब सब लोग मुतफिक है ना कि पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हो गया है। बिल्कुल। इसमें तो कोई दो राय नहीं। अब जब बेड़ा गर्क हुआ है तो कोई तो इसको करने वाला भी होगा ना। इसमें मैं बता रहा हूँ कि ये 9 तबके बेनिफिशरी हैं पाकिस्तान के, और इन्हीं 9 तबकों ने जो खून चूसा है उन्हीं की वजह से पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हो गया। उनमें हम अब फ़ौज को डिस्कस करते हैं। देखिए, फ़ौज का जो आपका मौजूदा ढांचा है ना, ये मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ, इस ढांचे के साथ मुल्क नहीं चलेगा। मैं आपको फिर बता देता हूँ कि फ़ौज के मौजूदा ढांचे के साथ, मौजूदा स्ट्रक्चर के साथ मुल्क नहीं चलेगा। इसको आपको तब्दील करना पड़ेगा। अब आप कहेंगे कि इसको तब्दील कौन करेगा?
मैं इसके जो मसाइल इसकी वजह से खड़े हुए हैं वो मैं आपको बता दूंगा। कौन इसको तब्दील करेगा? देखें, मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ दुनिया में कि इंडोनेशिया का जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है उसने अपने लोगों को बुलाया। उसने कहा यार हमारे इर्द गिर्द जितने मुल्क हैं, थाईलैंड तरक्की कर रहा है, सिंगापुर तरक्की कर रहा है, मलेशिया तरक्की कर रहा है, हम क्यों नीचे जा रहे हैं? उन्होंने कहा जी तमाम मुल्क के ऊपर कंट्रोल फ़ौज का है, तो इसलिए मुल्क तरक्की नहीं कर। तो उसने कहा कि ठीक है यार इससे निकालो मुल्क को, क्योंकि हमने करनी तो तरक्की है ना, ये एक मॉडल है। फ़ौज के जो करता धरता है लोग या आपके सिविलियन अदारों के जो करता धरता, मैं तो सबसे यही अपील करूँगा कि इस ढांचे को आपको तब्दील करना पड़ेगा। अगर आपने मुल्क चलाना है, अगर आपने मुल्क को ऊपर लेके जाना है तो आपको तब्दील करना पड़ेगा। अगर आपने नहीं लेके जाना तो फिर ठीक है, फिर तो जो हो रहा है। देखें ना, आपकी प्रॉब्लम यहाँ तक पहुँच गई है कि 2.5 करोड़ के करीब बच्चे आपके स्कूलों से बाहर हैं, आपके ब्रेन ड्रेन हो रहा है। जो आपका काबिल बच्चा पैदा होता है बाहर चला जाता है, क्योंकि यहाँ पे उसके लिए कोई जगह ही नहीं है। आप दुनिया में गुर्बत की किस जगह पे हैं, जहालत की किस जगह पे हैं, यानी आप सोच ही नहीं सकते। 50 अरब डॉलर आपका टोटल बजट है, 50 अरब डॉलर आपका टोटल बजट है। जो टोटल जीडीपी है ना मुस्लिम वर्ल्ड का, वो अकेले चीन से भी हाफ है। अकेले चीन से चलें, वो टोटल में तो आपका आ जाएगा ना, सऊदी अरब भी आ जाएगा, कतर भी आ जाएगा, यूएई भी आ जाएगा। पाकिस्तान दुनिया के जो बहुत ही कम पढ़े लिखे, बहुत ही गरीब मुल्क है, उनमें इनका शुमार होता है। आप खुदकुश कौम है, जो मैंने उस दिन भी बताया था आपको कि हम अपने आप के ऊपर हमला करते हैं। उसमें अब हमने डिस्कस करना है फ़ौज को। फ़ौज का जो मौजूदा ढांचा है, 5वीं बड़ी फ़ौज है आपके पास, तो आपके मुल्क की इकानमी किधर है? देखिए ना, आपको ज़रूरत है सिक्योरिटी की, लेकिन अगर आपकी सैलरी है 2 लाख रुपए, तो 1 लाख रुपए पे यार आप गार्ड रख ले दो कि यार आप मेरे घर के बाहर पहरा दो, तो आप अफोर्ड कर लेंगे? आपके बच्चों को ये कहानी यहाँ से शुरू होती है कि दो किस्म के लोग हैं पाकिस्तान के अंदर। एक वो लोग हैं जो फ़ौज से बुग़्ज़ रखते हैं, एक वो लोग हैं जो फ़ौज से इश्क रखते हैं। अब इश्क रखने वाले तो बहुत कम हो गए, बुग़्ज़ रखने वाले बहुत ज़्यादा हो गए। ना ये बुग़्ज़ रखने वाले लोगों की के चलाने से मुल्क चलेगा, ना ये इश्क करने वालों से मुल्क चलेगा। ना तो ये जो लोग कहते हैं कि जो भी वो करते हैं ठीक करते हैं, बिल्कुल ठीक नहीं करते। और ये दूसरी तरफ जो लोग कहते हैं सारा कुछ इन्होंने बर्बाद कर दिया, वो भी गलत बात कर रहे हैं। ये आपके अपने अदारे हैं, ये जो 9 के 9 अदारे जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, जो इस मुल्क को खा गए हैं, वो आपके अपने हैं। आपने उनको ठीक करना है, अगर आपने मुल्क को ठीक करना है। अगर नहीं ठीक करना तो फिर तो ओके, फिर तो चलता रहे। उसमें अभी आप ये देखें कि आपका जो जितना भी ये स्ट्रक्चर है, इसके साथ तो नहीं ना मुल्क चला, तो फिर इसको तब्दील तो करना पड़ेगा ना। अगर तो चलता है तो आप बता दें मुझे। मैं आपको बताता चलता हूँ कि आपने बड़ी अच्छी बात की कि हम लोग एनालिटिकल बेसिस के ऊपर हम लोग डिटर्मिन करेंगे कौन यार ये गलत काम कर रहा है, वो सही काम कर रहा है। हमारी पर्सनल कोई भी जो है कोई 1-2 राय नहीं है, हम सिर्फ जो हमारे आंखों जरिए हाल जो है उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं। मैं आपको वैसे ही बताता चलूँ, लोगों को पाक फ़ौज का बहुत पता है कि यार फ़ौजी हैं, टैंक हैं, जहाज़ है, जनरल हैं, आर्मी, सारा पता है। लोगों को ये नहीं पता कि पाकिस्तान आर्मी जो है वो एक कॉन्ग्लोमरेट कहलाती है। कॉन्ग्लोमरेट एक ऐसी चीज़, इसकी डेफिनेशन बाय डेफिनेशन ये कहा जाता है, कॉन्ग्लोमरेट वो फर्म है जिसके बहुत सारे बिजनेसेस होते हैं। आपकी पाक फ़ौज जो है, आपकी पाक फ़ौज के पास सबसे बड़ा रियल एस्टेट बिज़नेस है पाकिस्तान का, सबसे बड़ा फर्टिलाइज़र बिज़नेस है DHA, फौजी फर्टिलाइज़र। फिर उसके बाद आपकी आ जाती हैं सीमेंट फैक्ट्रियाँ, फिर चीनी की फैक्ट्रियाँ, सीरियल की फैक्ट्री। मतलब आप पाक फ़ौज के अगर सारे बिजनेसेस को देखें तो $26 बिलियन $26 बिलियन विद बिलियन $, का इन्होंने रेवेन्यू एक साल में कमाया, जो ये बिलियनर्स हैं दुनिया के, मुकेश अंबानी जो है उनकी रिलायंस कंपनी, उससे भी ज़्यादा था बाय द रिकॉर्ड ऑफ स्टेटिस्टा। $17.5 बिलियन उनका रेवेन्यू था और $26 बिलियन, 26 अरब आपकी पाक आर्मी का था। मुझे ये नहीं समझ आती कि पाक आर्मी जो है इनका लेना देना क्या है, इनका फ़ौज का प्राइवेटाइजेशन या प्राइवेट इदारों के साथ लेना क्यों है, क्यों इन्होंने इतनी बड़ी मोनोपली अपनी रखी हुई है, और ये सारा फंड कहाँ जा रहा है, ये क्यों प्राइवेटाइजेशन अलाउ नहीं कर रहे कि बाकी बाहर से लोग आएँ इन्हें चलाएं।
और ये इसकी प्राइवेटाइजेशन के अलावा इसको किसी और के हाथ में क्यों नहीं करने देते, और ये सारे पैसे जो कमा रहे हैं ये कहाँ जा रहे हैं, इसके बारे में ज़रा प्लीज़ थोड़ी सी। तो यही तो मेरी गुजारिश है जो आपने बात की है, मैं यही तो कह रहा हूँ कि इस बिज़नेस से फ़ौज को निकलना पड़ेगा। फ़ौज का मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि हम फ़ौज करते रहते हैं, ये चंद जर्नलों की बात होती है, ये मैं बता दूँ, वही फैसला साजी में होते हैं, बाकी कोई नहीं होते। आपके चीफ के पास जितने इख्तियार हैं ना, उसकी मुट्ठी में मुल्क होता है। वो चाहे तो अदलिया को उल्टी कर दे, चाहे तो सीधी कर दे, चाहे तो मीडिया को उल्टा कर दे और चाहे सीधा कर दे। वो चाहे कि नवाज शरीफ की तारीफ़ें शुरू कर दो तो वो तारीफ़ें शुरू कर देते हैं, वो चाहे इमरान खान की बुराइयाँ शुरू कर दो तो बुराइयाँ शुरू कर देते हैं। ब्यूरोक्रेसी को वो जिस तरह चलाना चाहता है वो उस तरह चलाता है, बिजनेसमैनों को जिस तरह चलाना चाहता है, ये मौलवियों की जो फ़ौज दर फ़ौज रखी हुई है इसको जिस तरह चलाना चाहता है। तो यही मैं बात कर रहा हूँ कि इससे मुल्क नहीं चलेगा। इससे ये जो आपने जो बात की, इसका इतना ज़्यादा नुकसान है, इतने ज़्यादा नुकसान है, इसके ऊपर आप एक अलग पॉडकास्ट कर सकते हैं कि पूरा। अब जब एक अदारा बनाता है, खाद का एक बैग बनाता है, तो उसके मुकाबले पे मैं जब खाद का बैग बनाऊंगा तो मुझे तो गैस बिजली और चीज़ें ही उस रेट पे नहीं मिल रही, तो मैं कैसे कम्पीट कैसे करूँगा। तो आपने मार्केट में जो दूसरे उसके मुकाबले में जो मुकाबले की फ़िज़ा बनती, मुकाबले के बगैर बिजनेस नहीं होता, तो मुकाबले पे तो आप आने नहीं देते किसी को, क्योंकि आ ही नहीं सकते। लेकिन उधर आप देखें कि इतनी ज़्यादा वहाँ पे नालायक भर्ती किए हुए हैं, और वहाँ के उनके इदारों का जो हाल है जाके उनकी देख लें अपना के क्या सूरत हाल है, और उनकी सालाना रिपोर्टें पढ़ लें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि वो किस दर्जा वो गिरे हुए हैं वो अदारे भी। तो ये बिज़नेस बिल्कुल, इसके मैं एग्री करता हूँ आपके साथ कि मुल्क ये जो जदीद देखें, वो इस वक्त जो दुनिया है ना, वो मुझे मोहसिन नकवी का शेर याद आ रहा था कि मोहसिन हमारे साथ एक अजीब हादसा हुआ, हम रह गए लेकिन हमारा वक्त गुजर गया। इस फौज का वक्त गुजर चुका, इस ढांचे के साथ फौज का वक्त गुजर चुका। ये आज मान लें, कल मान लें, जितनी जल्दी ये मान लेंगे उतनी जल्दी पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा। ये तब्दील करना पड़ेगा। इसके ऊपर एक और सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं अपॉइंटीज़ की, कि जो ऊपर वाले लेवल के लेट्स से 1%, 2%, 5% लोगों ने पूरे 95% का जो पट्टा बिठाया हुआ है, इनको जो इनकी चूजिंग कमेटी जो है, बेसिकली एक सिंपल तरीन बात कि यार कौन आगे आएगा कौन पीछे जाएगा, हम इस पर डिस्कस कर लेते हैं। आपका जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है वो आपका प्राइम मिनिस्टर आके चूज़ करता है, ताकि वो आके प्राइम मिनिस्टर को बता सके कि यार क्या करना है, और ऑब्वियसली हर प्राइम मिनिस्टर उसी को ही चूज़ करेगा जो उसको ज़्यादा फेवर करेगा, जो उसके ज़्यादा करीब होगा, जिसकी थिंकिंग ज़्यादा मैच करेगी। मुझे नहीं समझ आती कि अभी तक लोगों को इस बात का एहसास क्यों नहीं हुआ कि हमें एक कमेटी चाहिए, एक कमेटी। भाई अमेरिका, चलो अमेरिका बहुत आगे है, मगर फिर भी उनकी सिंपल चीज़ें जैसे कि एक पूरी सेनेट हियरिंग होती है। ये अभी पिछले दिनों ट्रंप के ऊपर असैसिनेशन अटैम्प्ट हुई थी, पूरी कमेटी सीक्रेट सर्विस की उन्होंने बिठा ली है सेनेट के सामने कि भाई क्या हुआ, आप अपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से कुछ नहीं पूछ सकते हो, आप अपने प्राइम मिनिस्टर से कुछ नहीं पूछ सकते हो। ये कमेटीज़ का सिस्टम क्यों नहीं बनाते कि उसको ओवरलुक कर सकें, कि उसको जो अपॉइंट हो रहे हैं वो क्यों ज़रूरी है ये कि आपका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है उसके पास कोई अथॉरिटी उसके ऊपर नहीं है, कोई उसको मैनेज नहीं कर सकता। जब एक बंदे के पास इतनी पावर हो तो वो कैसे उसे कंट्रोल कर सकता है? तो कैसे करें, कौन करे? देखिए, एक दिन आर्मी के जो चंद जर्नल हैं उनके नाम आते हैं, उनमें से पिक एंड चूज़ कर रहा होता है प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर को कोई 2-3 साल से सिफारिशें आ रही होती हैं कि आपने फ़लाँ को करना है, आपने फ़लाँ को करना है, वो ये करेगा, वो ये करेगा, आपके जो जो मसाइल हैं उनको हल करेगा, आपके केस ख़त्म करेगा, आपके मसले हल करेगा। यूँ ही चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को अपॉइंट करता है वज़ीर आज़म, तो उसी लम्हे वो बॉस बन जाता है। यानी अभी सिलेक्ट किया वज़ीर आज़म ने चीफ को, और वहीं बैठे बैठे अब चीफ बॉस बन गया, वो मुल्क का मालिक बन गया। लेकिन मैं इस पे आपको एक बात बता दूं कि इसमें 90% लोग ये कहते हैं कि फ़ौज अगर सिविलियन मैटर से निकल जाए तो मुल्क चल सकता है। मैं इस पे डिफरेंट हूँ, मैं बिल्कुल इसमें मेरा ओपिनियन अपना है। मैं कहता हूँ कि इस तरह जब तक बैठ के नया ढांचा नहीं बनाए, जिसकी आपने अभी ज़रूरत पे बात की कि नया ढांचा बनाना पड़ेगा आपको। चीफ की अपॉइंटमेंट कैसे होती है, कोर कमांडर को अपॉइंट कौन करता है, उनकी ट्रांसफ़र अपॉइंटमेंट कौन करता है, उनका क्राइटेरिया क्या होता है, उनको किस तरीके से मिलती है
ये उनकी जो तरक्की होती है ये किस तरीके से मिलती है, वो किस तरीके से ऊपर जाते हैं, ये सारी चीज़ों के लिए आपको क्रिटिकल एनालिसिस करके इसका एक बाकायदा आपको सिस्टम बनाना पड़ेगा। ये जो सिस्टम वो कहते हैं ना हमारा सिस्टम मौजूद है फौज के अंदर, ये फेल हो गया है। आपको ये मान लेना चाहिए कि ये सिस्टम फेल हो गया है, ये सिस्टम नहीं चल सकता। तो अगर आप इसको इसी तरीके से चलाते जाएंगे तो आप ही देख ही लें। ये हमारे लोकल मसाइल हैं जो आपस में पॉलिटिक्स का आर्मी के साथ, आर्मी का किसी और अदारे के साथ, ये हमारी आपस में जो कन्फ्यूजन है, क्या रूल्स होने चाहिए, क्या हैं, इसको तो हम समझ नहीं सकते। हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि फ़ॉरेन इन्फ्लुएंस हमारी फ़ौज, जो पाक फ़ौज है, जिसको हम कहते हैं कि यार ये कभी अपने सिविलियन बंदे के साथ कभी गलत नहीं कर सकता, ये हमारी डिफेंस के लिए तैनात किए गए हुए हैं। इस फ़ौज के अंदर फ़ॉरेन इंटरवेंशन आपको लगता है? और अगर है तो आपको क्या लगता है कि किस लेवल तक वो ऊपर जाती है फ़ॉरेन इंटरवेंशन? भाई ये जो फॉरेन इन्फ्लुएंस की बात आपने की ना, ये एक मजाक है। बात ये है कि पहली बात तो ये चीज़ें आप करते हैं ना कि हम एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार मुल्क है, आप यही कह रहे हैं ना बिल्कुल कि हमारे मुल्क के अंदर क्यों कोई आके दखल देगा, यही बात है। बिल्कुल ना तो आप आज़ाद हैं और ना आप ख़ुद मुख्तार हैं। जिस तरह पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था ना कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, ना आप इस्लामी हैं, ना आप जमहूरिया हैं और ना आप पाकिस्तान हैं। इसी तरीके से मैं आपको बता देता हूँ कि ना आप आज़ाद हैं और ना आप ख़ुद मुख्तार हैं। 5 दुनिया के 5 मुल्कों ने सेकंड वर्ल्ड वार में इस दुनिया को फतह किया था, जिसमें आपको पता है चीन था, जिसमें आपको पता है कि फ्रांस था, अपना इंग्लैंड था, अमेरिका था, रूस था। उन्होंने बैठ के ये लकीरें लगाई। 45 में जंग ख़त्म हुई, 47 में आपकी भी ये लकीरें लगी। इस पे मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, फिर आप जो पूछेंगे मैं आपको बता दूंगा। लकीरें लग गई और वो फौज जो आपकी उनकी गोरों की जो आर्मी थी, वही आर्मी वो आपको विरसे में देके चले गए। उसमें कोई तब्दीली नहीं हुई किसी किस्म की। आपकी हर 10 किलोमीटर के बाद एक आपकी आ जाती है वो एरिया आ जाता है कैंट एरिया आ जाता है। आपके मुल्क के अंदर, कंट्री के अंदर, एक मुल्क के अंदर 2 मुल्क हैं, कंट्री विद इन कंट्री आपने बनाई हुई। यही मैं बात कर रहा हूं कि कोई भी चीज़ आप इनकी उठा के देखेंगे, इसके साथ मुल्क नहीं चल सकता। आपको इसको तब्दील करना पड़ेगा। जब तक आप इसको तब्दील करने की बात जब आप करेंगे तो फिर मैं वही बात करता हूं। अभी आपने की फॉरेन जो आपकी इन्फ्लुएंस होती है, मुदाखलत होती है आपके मुल्क में, बिल्कुल तो भाई होगी। आप जब लोगों से, दुनिया से मांगने जाते हैं तो लोग आगे से नहीं दखल देंगे। आपके मैटर को वो क्यों डिस्कस नहीं करेंगे? जो जिस बंदे के, जिस महल्ले में, जिस घर के मामलात को डिस्कस नहीं किया जाता, उनको नहीं किया जाता। खुद मुख्तार वो लोग हो जाते जो अपना कमाते हैं, अपना खाते हैं। तो जो चोरी करके हर रोज़ कहीं से आटा मांगने गए हों, कहीं से चीनी मांगने गए हों, महल्ले में एक ऐसा घर जो सुबह उठ के उनकी जो खातूने खाना है वो किसी से आटा मांगने जाती हैं, थोड़ी देर बाद जो घर का मर्द है वो कहीं से अपना बिजली के बिल के लिए पैसे मांगने जाता है, उसके बाद जो लड़का है वो स्कूल की फ़ीस मांगने जाता है, उसके बाद जो बेटी है वो पेट्रोल के पैसे लेने जाती है। तो क्या लोग दखल नहीं देंगे? लोग पूछेंगे नहीं? खुद मुख्तारी के लिए आपको पहले इसको आपकी इकोनॉमिकली आपको खुद मुख्तार होना पड़ेगा, आपको अपने पाँव पे खड़ा होना पड़ेगा। तो यही तो मैं बात कर रहा हूँ कि ये 9 तबके हैं जो जब तक ये मुल्क को नहीं ठीक करना चाहेंगे, मुल्क ठीक नहीं होगा। ये बेनिफिशरियों पर जितने पाकिस्तान के पास वसायल है ना, उनमें से एक एक तबके के लिए भी वो नाकाफ़ी है। तो बाकियों का क्या बात है? बाकियों की तो बात ही कोई नहीं। ये देखे ना हमारा सिस्टम क्या है। ये जो अभी जो चल रहा है, ये आज जो सड़कों के ऊपर हो रहा है, हमारा सिस्टम तो बिल्कुल फेल हो गया है। हमें मानना चाहिए कि हमारा सिस्टम फेल हो गया है। जब तक हम मानेंगे नहीं, हम आगे नहीं जा सकते। सिस्टम की एक कैपेसिटी होती है। अब आप एक गाड़ी को फॉर एग्जांपल इस सिचुएशन में डाल के देखें, गाड़ी में 50 लीटर का तेल डलेगा, 50 लीटर से आगे वो गाड़ी नहीं जा सकती। उस गाड़ी का लिमिटिंग पॉइंट था उसका पेट्रोल ख़त्म, गाड़ी रुक गई। मुझे पता नहीं, ऐसे फील होता है जैसे पाकिस्तान आर्मी जो है इस मुल्क के पेट्रोल की तरह है, कि पाकिस्तान आर्मी एक घर के बाप की तरह है। पाकिस्तान आर्मी एक वो आवाज़ है जिसको कोई दबा नहीं सकता। गॉड डिड नॉट मेक एवरीवन इक्वल, और इसमें कोई शक नहीं है कि आर्मी जो है अबव एवरीवन एल्स है।
इस वजह से मुझे ऐसे फील होता है कि हम लोग अगर किसी को भी ब्लेम करें, बेशक आपकी बात सही है कि आर्मी इज़ नॉट टू बी कम्प्लीटली ब्लेम्ड या नॉट टू बी कम्प्लीटली रिजॉल्व, ठीक है, मगर हम ये तो कह सकते हैं कि आर्मी के पास ताकत है मुल्क सही करने की, बट वो नहीं सही की तरफ लेके जा रहा, और उसकी वजह से जो है मेजॉरिटी ब्लेम जो है वो आप आर्मी के ऊपर प्लेस कर सकते हैं। तो ये तो देखे ना, आपने मेरे नुक्ता नज़र की हमायत कर दी कि आर्मी के बगैर मुल्क ठीक नहीं हो सकता। ये तो आपने मेरे नुक्ता नज़र की हमायत कर दी बट ना, उसके बावजूद कि मैं आर्मी ये के कहता बगैर हूँ, ठीक नहीं हो सकता। तो जब आर्मी के बगैर ठीक नहीं हो सकता तो मेरी तो गुजारिश ही यही है कि आप लोग एक ही कश्ती के सवार हो सारे। पहले तो इसको ख़त्म करो ना, ये जो आपका ये चल रहा है। देखिए, जब आप तो आर्मी और यही अगर आपके करतूत रहे, यही मामला सड़कों के ऊपर चलते रहे, तो आपका मुल्क कैसे चलेगा? आपका वज़ीर ख़जाना कह रहा है कि 200 रुपये डेली हमें नुकसान हो रहा है मुल्क को। आज हफ्ता हो गया आप मुल्क बंद करके बैठे हुए हैं। कोई जिंदा कौम, कोई मुल्क जो है, कोई इस तरह दुनिया में सरवाइव कर सकता? हमारे तो काम ही निराले हैं। जब हम कुछ भी नहीं कर रहे, आप फॉरेन इन्फ्लुएंस की बात करते हैं। भाई लोग तो हमारी, जब हम इस तरह घर को आग लगा के बैठे हुए हैं, तो लोग पूछेंगे नहीं हमसे? पैसे तो मांगने हम उनसे जाते हैं। तो जब पैसे मांगने जाएंगे तो लोग नहीं पूछेंगे, सवाल नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? जो देने वाला होता है वो सवाल करने का हक रखता है। बिल्कुल। तो जो लोग आपको पैसे दे रहे हैं वो आपसे सवाल क्यों नहीं करेंगे? मैं थोड़ा ना कंफ्यूज था जब मैंने ये फिगर्स वगैरह देखे कि पाकिस्तान को पर डे इतना लॉस हो रहा है, हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ यूएस डॉलर हो रहा है। मैं हैरान था, मैंने कहा कि यार ऐसे कैसे हो सकता है, इतना ज़्यादा लॉस कहाँ पर आ रहा होगा लॉस। फिर मैंने जब उसको देखना शुरू किया तो उन्होंने सामने हमारे आगे रास्ते बंद है, आपकी ट्रेड रुकी हुई है, को आपकी शिपमेंट सारी रुकी हुई हैं, जो फैसिलिटीज़ एक जगह से दूसरी जगह पहुंचनी होती हैं, बहुत ज़रूरी होती है, वो नहीं पहुंच पा रही। आपके मोबाइल बिजनेस, इंटरनेट, इन्होंने पता नहीं, एक तो इंटरनेट से क्या इनको नफरत है, फ़ौरन इंटरनेट डाउन कर दें, आपकी इंटरनेट वाली सर्विसेज सारी डाउन हुई हुई हैं। कितने कारोबार हैं जो कि सफ़र कर रहे हैं। ये एक तो कोशिश करते हैं कि हम लोग टैक्स जिस चीज़ पर बढ़ा सकते हैं उसको हम लोग लेकर आए। खैर ये टैक्स वाली एक अलग डिस्कशन, हम लोग इसको किसी और दिन करेंगे। मैं आना चाहता हूँ हम लोग आर्मी के एक बड़े कंफ्यूजिंग नैरेटिव के ऊपर। आर्मी हमेशा जो है, हमें इसमें कोई शक की बात नहीं, डॉक्ट्रिन किया गया है हमें कि हमें इंडिया से डर होना चाहिए। आप अब माशाल्लाह हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, आप एक बहुत अच्छे क्रिटिकल थिंकर हैं। मुझे ये आप बता सकते हैं कि इंडिया ने कभी भी पाकिस्तान के ऊपर पहले अटैक किया है, या कोई इस तरह की कोई वॉर की कोई उन्होंने एफर्ट हमारे अगेंस्ट कभी की है जो हमारे पास रिकॉर्ड में? क्योंकि मुझे अभी तक इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल सकी। कभी इंडिया ने आपके ऊपर अटैक नहीं किया। जब भी अटैक किया हमने खुद किया, स्वाए 84 के सियाचिन वाले वाक़े। हाँ जी, सियाचिन पे कब्जा उन्होंने किया था, उन्होंने अटैक किया था। बाकी चारों जंगें हमने शुरू की थी। 47 वाली भी हमने शुरू की थी, 65 वाली भी हमने शुरू की थी, 71 वाली भी हमने शुरू की थी, और 98 वाली करगिल की भी हमने शुरू की थी। और चारों की चारों इन वॉर्स। लेकिन आज मेरा ख्याल है कि आज 26 नवंबर है, 26 है आज। बिल्कुल। तो आज आपको ये पहले बात कर लेनी चाहिए थी, ये जो करंट सिचुएशन चल रही है आपकी, क्योंकि आपकी सड़कों के ऊपर जो मामला हो रहे हैं, देखिए इस वक्त आपका कितना निज़ाम फेल हो चुका है कि अरबों डॉलर का आप नुकसान अपने मुल्क का करते जा रहे हैं, और काम कितना है आप इसको ही नहीं कर रहे। कौन है आज जो बीच में, क्या है ये, एक तरफ अवाम खड़ी है और दूसरी तरफ आपके सिक्योरिटी अदारे खड़े हैं। तो इस तरह मुल्क चलते हैं? इस तरह आप दुनिया में नाम कमा रहे हैं। पूरी दुनिया का मीडिया आपके ऊपर फोकस करके बैठा हुआ है कि यार ये कौन सा अजीबोगरीब मुल्क है जिन्होंने अपने एक शहर को कंटेनर लगा के बंद किया हुआ है, और उसके अंदर बैठे हुए हैं, और कुछ लोग अंदर बैठे हुए हैं और कुछ लोग बाहर बैठे हुए हैं, और ये सिस्टम चल रहा है आपका। शर्म की बात असल में सिर्फ ये नहीं है कि लोग हमारे मुल्क को देख रहे हैं। शर्म की बात तो सबसे ज़्यादा ये आती है कि हमारे जो मुल्क के लोग जो बाहर के मुल्कों में जो रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इटली, यूके, अमेरिका, वो सारे अपने मुल्कों में प्रोटेस्ट करने निकले हैं। तो सिर्फ ये नहीं है कि लोग पाकिस्तान को देख के कह रहे हैं यार कि पाकिस्तान के अंदर क्या सूरत है, लोग अपने मुल्कों में देख के कह रहे हैं कि यार ये पाकिस्तानी किधर। आपके डाउनिंग स्ट्रीट पे लोग निकले हुए हैं, पर्थ के अंदर लोग निकले हुए हैं, आपके जापान के अंदर निकले हुए हैं, इटली के अंदर किसी को पता भी नहीं था कि इटली में पाकिस्तानी है, मगर वहाँ पे भी पीटीआई के धरने हो रहे हैं कि आप हमारे मुल्क में जो है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस लेकर आएँ, हमारे मुल्क में रूल ऑफ लॉ लेकर आएँ। मगर आप इसका मुझे क्या बता सकते हैं कि मेरी नज़र में अगर ये हटा भी दें
तो ये 9 मई जैसा वाक़या जो कि एक बहुत ही अजीब वाक़या था, जो कि इसको हम लोग बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते कि इस तरह की डिस्ट्रक्शन और किसी के घर में घुसना और ये करना, ये इस तरह के वाक़ये फिर आपको नहीं लगता कि अगर उनका रास्ता ना बंद किया जाए तो ये लोग उधर जाके डी चौक के अंदर जो है बैठ जाएं? क्योंकि मुझे बहुत अच्छी तरह याद है कि इमरान खान जो है 2016 या 17 में धरना लेकर आया था अपना, और ये पता नहीं पूरे समर जो है 14 में सॉरी, तो ये धरना लेकर आया था, और वो तब भी आर्मी पब्लिक स्कूल की वजह से इसकी फेस सेविंग हो गई थी कि यार चलो, क्योंकि गवर्नमेंट नहीं हिल रही थी कि आर्मी पब्लिक पर अटैक हो, तो उसने कहा हम अपने बच्चों के लिए पीछे जा रहे हैं इसकी फेस। मुझे बताएं कि अगर इनको रोका ना जाए तो ये तो आके बैठ जाएंगे। इन्होंने तो आके 3-4 महीने पूरी हुकूमत रोक के बैठनी है, तो अब ये है कि या इनको रोक लें या हुकूमत को रोक लें, तो इसका क्या हल क्या हो सकता है? तो आपके अदारे किधर हैं? आपके चीफ जस्टिस ने नोटिस लिया इसका? सो मोटो एक्शन लिया उसने? यार क्या मसला, आप जो सड़कों के ऊपर मसले हल करने चाहते हो, आओ इधर बैठो, आके मसला हल करो। नंबर 1, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी चीफ जस्टिस की थी सुप्रीम कोर्ट की, उसको आपने तबाह कर दिया। इंसाफ का बेड़ा गर्क कर दिया आपने पाकिस्तान में। लोग क्या कह रहे हैं कि इंसाफ नहीं मिल रहा। उसके बाद दूसरी जिम्मेदारी आपके चीफ की थी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की। मैं इस जुमला ये जो उसने अफरीदी ने भी कहा था, क्या नाम है उसका, जो MNA है उधर से अपना, कि जो चीफ होता है वो कौम का बाप होता है। कोई कौम का बाप नहीं होता, चीफ कौम का बाप नहीं होता। ये सियासतदान कौम के बाप होते हैं अगर वो समझे तो। ये अलहदा बात है कि वो कौम के दुश्मन निकल आए, तो वो बात सुतेला भी होता है और वो बेड़ा गर्क भी करता है। बाप वो भी हैं जो बच्चों से भीख इकट्ठी करवा के अपना खाना खा रहे हैं और अपने नशे पूरे कर रहे हैं। दूसरी जिम्मेदारी आपके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की थी कि वो फौरी तौर पे ये जो सारे मामला हो रहे हैं, इसकी बजाय सब पार्टियों को बैठाता, बीच में खुद बैठता। हिम्मत क्यों नहीं हो रही इनमें? इमरान खान भी बैठा होता, नवाज शरीफ भी बैठा होता, असद जरदारी भी बैठा होता और चीफ भी बैठा होता, DGISA भी बैठा होता, चीफ जस्टिस भी बैठा होता। यार आप बड़े नहीं हैं पाकिस्तान के? अगर आपने हादसाती तौर पे सही, इंसिडेंटली आपको बड़े बना दिया किसी ने, तो अब इस वक्त कौम किधर देखे? क्या अपना को अक़वाम मुत्तहिदा का जनरल सेक्रेटरी आके हमारे मसले हल करेगा? ये जो खंदके खोद के कंटेनर लगा के एक दूसरे की मार धाड़ हो रही है, ये कौन कर रहा है? कौन करवा रहा है? उनको वो कह रहे हैं कि हमारे साथ बात करें, तो करो भाई बात, क्यों नहीं करते? अच्छा, उसके बाद आप आ जाएं। मेरी सबसे ज़्यादा दुख मुझे हो रहा है मियाँ नवाज शरीफ साहब से। मियाँ साहब को इतना बड़ा कुदरत ने फिर मौका दिया कि 24 को निकले हैं ना वो लोग। मियाँ साहब 24 का भी इंतज़ार ना करते, 23 को निकलते, सुप्रीम कोर्ट में खुद चले जाते, कहते यार आओ इनकी बात, इनकी सुने और इनका मसला हल करें। घर के मसले आप इस तरह हल करते हैं? घर के मसले आप अना और दुश्मनी से हल करते हैं? यानी बाप और बेटे की अगर तकरार हो जाए या बेटी और माँ की हो जाए तो आप मारना शुरू कर देते हैं। जितना नुकसान हो रहा है, जो गोली चल रही है, जो फायर हो रहा है, वो जो मार रहे हैं वहाँ पे, ये सिलेंडर पूरे खाली कर रहे हैं, जो गाड़ी में अपना आ रहा है, पेट्रोल की कंजम्पशन हो रही है, सारी की सारी बेड़ा गर्क तो पाकिस्तान का हो रहा है। रेंजर का बंदा हो वो ज़ख्मी हो, कोई PTI का वर्कर ज़ख्मी हो, कोई पुलिस का बंदा ज़ख्मी हो, वो कौन है? वो सारे पाकिस्तानी हैं। तो किधर हैं ये सब लोग? इस वक्त मियाँ साहब को चाहिए था कि वो पाकिस्तान के बाप बनते और वो निकलते, और वो निकल के इनको सबको बैठाते। उसके ऊपर कोई केस नहीं है भाई, उसको उठा के जेल से उठा के उसको बाहर TV के ऊपर बैठाएं, लाइव बैठाएं। क्या हुआ? हम आपकी भी बातें करते, कैसे मुल्क को चलाना है। ये होते हैं बड़े। जब कोई बड़े का वक्त आता है ना, जब कोई बड़े बनने का वक्त आता है, तो उस वक्त तारीख आपको देख रही होती है। मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ, उस वक्त हिस्ट्री आपको देख रही होती है कि आप क्या करते हैं इस वक्त। उसके बाद वो सदर पाकिस्तान है एक, जिसका नाम आसफ अली जरदारी है। वैसे तो मुझे आज सदर पाकिस्तान कहते हुए भी शर्म आती है, बेशक, लेकिन वो क्या कर रहा है वहाँ पे बैठा? वो यार तुम्हें किस चीज़ के कौम खून पसीने से तुम्हारी और मियाँ साहब की दौलत का तखमीना 2500 अरब डॉलर, अरब रुपए लगाया गया है, वो किधर काम आनी है भाई? और कमा लेना इधर से ही। लेकिन आज बुरा वक्त आया हुआ पाकिस्तान के, अगर आपके बच्चे लड़ना शुरू हो जाएं तो आप क्या उनको गोलियां मारना शुरू कर देंगे? आप बैठ के उनको, बाप क्या होता है, कौन सा बाप है इधर? बाप का जब बच्चे लड़ते हैं तो बाप फौरी तौर पे एक्शन में नहीं आता। फौरी तौर पे वो ये नहीं कहता कि कौन झूठा कौन सच्चा हो, यार इसका फैसला करें। उनको डांट डपट करके नहीं बिठाता। किधर है बाप? कोई बाप शाप नहीं है इधर। ना कोई सियासतदान इस कौम का खैर खा है, ना कोई चीफ इस कौम का खैर खा है, ना कोई चीफ जस्टिस इस कौम का खैर खा है। किधर हैं सारे लोग?
उसके बाद ये जो बड़े बड़े मौलवी हजरात जिनकी दौलत का तखमीना को 500-500 अरब रुपया है, जैसे पाकिस्तान के जो पहले 10 मौलवी हैं ना, उनकी दौलत का तखमीना सबका 100 अरब से ऊपर का है। वो किधर हैं? क्या ये मुल्क को जलता हुआ देख रहे हैं हम मज़े ले रहे हैं इसके? अपने ही घर को आग लगा के तो हम इसके जलने के मज़े ले रहे हैं। किधर हैं सब लोग? कौन सा बाप? यहाँ पे तो सुतीला बाप भी मुझे को नज़र नहीं आता यार। उनको जो बच्चे बच्चियाँ वो निकले हुए हैं उनको बिठा लो भाई, उसको इमरान खान को निकाल के बिठा लो, कोई केस नहीं है उसके ऊपर। उसको बिठाओ, नवाज शरीफ को बिठाओ, आसफ जरदारी को बिठाओ, वो प्रेसिडेंट है, उसमें क्यों नहीं बुला लेता? अगर उसको कौम का दर्द है, यही तो टाइम है जब पता चलना है कि आपके दिल में है दर्द या आप सिर्फ लूटना चाहते हैं। यही तो मैं कहता हूँ कि ये 9 के 9 अदारे सिर्फ पाकिस्तान को लूटना चाहते हैं, सिर्फ पाकिस्तान की हड्डियों का गोदा तक ये खा गए हैं। और अभी तक ये, मैं किसी को सच्चा झूठा नहीं कह रहा, मैं कहता हूँ लाइव टीवी पे बैठ जाए ना, कौम को भी पता चले यार झूठा कौन है और सच्चा कौन है। अलहदा अलहदा आप अपना अपना जो नैरेटिव है उसको खड़ा करते रहते हैं। मियाँ साहब, आसफ जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान, इमरान खान, चीफ जस्टिस, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, अपना DGISI, और भी कोई लोग बड़े बड़े, मैं तो कहता हूँ कि उलमा कराम को भी बुला लें, उनको भी बुला लें, एक कमरे में बंद हो जाए, वहाँ पे बताएं ना यार ये मसले का हल है। आप तो पाकिस्तान को आग लगा रहे हैं। 200 अरब का नुकसान वो कौम कर रही है जिनके पास खाने के लिए रोटी नहीं है, जिनके 2.5 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, जिनको स्मोक मार रही है, जिनको पूरा उनका मौसम का बेड़ा गर्क हो गया है, जिनके पास देने को पैसे नहीं है, बिजली के बिलों के लिए पैसे नहीं है, और वो ये तमाशा देख रहे हैं। और पूरी दुनिया भी आपका तमाशा देख रही है कि यहाँ पे ना कोई रूल ऑफ लॉ है, यहाँ पे ना कोई अदारा है, ये एक जंगल का कानून है। एक तरफ आपके सिक्योरिटी अदारे खड़े हैं और दूसरी तरफ आवाम खड़ी है। यार ये क्या मजाक आपने बना दिया है पूरे मुल्क को। कैसे नींद आती है इनको रात को? मुझे ये जवाब, ये कोई आपकी वसातत से मुझे ये जवाब दे दे कि ये जितने जिम्मेदारान लोग हैं, वज़ीर आज़म हैं, इनको नींद कैसे आती? किस तरह ये सो सकते हैं? लाखों लोग भूखे मर रहे हैं। आपके मुल्क में आटे की कीमत इस सतह पे पहुंच गई है कि लोगों का खाना पूरा नहीं हो रहा, लोगों की मेडिसिन लोग खरीद नहीं सकते, इलाज लोग करवा नहीं सकते, स्कूलों में लोग बच्चे भेज नहीं सकते, और आपने ये हशियाँ लगाई हुई हैं सड़कों के ऊपर। भैया आप उनको वो कहते हैं कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी, उनको लाइव टीवी पे बिठा लो ना इमरान खान को, कौम को भी पता चले कि सच्चा कौन है और झूठा कौन है। सारा दिन बैठे रहे कौम सारी, ये तो कहते हैं ना हमें करोड़ करोड़ बंदा 10-10 लाख बंदा ही देख ले इनको। कौम जब ये टीवी पे बैठेंगे तो पूरी की पूरी कौम इनको देखेगी, बल्कि पूरी दुनिया इनको देखेगी, और पता भी चल जाएगा कि सच्चा कौन है झूठा कौन है। ये सारे इल्ज़ामात वहाँ पे एक दूसरे के सामने रखे ना, किसी ने कोई एक्शन लिया है? वो उसको मोहसिन नकवी को, जिसको ना कोई तजर्बा, ना कोई लेना ना देना, ना वो सियासतदान, ना उसका कोई अपना कोई बैकग्राउंड, और वो वज़ीर दाखिला है आपका, वो धमकी पे धमकी लगाया जा रहा है कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। भाई तो ज़ाती हैसियत में कुछ करेगा तो जिस मुल्क का कोई भी वाली वारिस ना हो वो मुल्क चल जाएगा दुनिया में। कौन है वाली वारिस? वाली वारिस जब कोई घर में किसी में कोई खराबी होती है ना, तो फौरी तौर पे जो बाप होता है ना, घर का जो बड़ा होता है, वो फौरी तौर पे मैदान में आता है, वो घर छोड़ के जाके कहीं जाके बैठ नहीं जाता। तो मुझे कोई नज़र नहीं आ रहा। मगर अगर आप ये देखें जो अवाम जिस पॉइंट पे पहुंच गई हुई है, हमारी अवाम एक तो इमोशन बहुत है हमारे अंदर, बहुत जज्बाती, बहुत मतलब लॉजिक को अक्सर साइड पे रख के हम लोग जो है, सेंस को अक्सर साइड पे रख के हम लोग जज्बात में ज़्यादा आते हैं। नहीं तुमने ये क्या कह दिया, कैसे कह दिया, जो भी। जितनी ये कौम इस वक्त जज्बाती की जा रही है, इमरान खान जितना ये कॉल पे कॉल दिए जा रहे हैं, क्या इमरान खान ये कह नहीं सकता कि यार चलो ठीक है मेरा मैंडेट ले लिया, चोरी कर लिया, पता है सारों को, इलेक्शंस का सबको पता है, उसमें किसने क्या करवाया वो सबको पता है। आपके इलेक्शन कमीशन लियाकत अली चट्टा ने जो सच बोल दिया उसके बाद से वो चले गए हैं, क्या पता अल्लाह के पास ही चले गए, हमें तो खैर नहीं पता कि कहाँ गए हैं। अल्लाह ताला रहम करे, अल्लाह रहम करे। तो हमें अब इमरान खान ये कहते कि यार चलो मेरा मैंडेट चुरा लिया इन्होंने, ठीक है, अब वो आ गए हैं, अब आप लोग सारे ये कॉल पे कॉल जो दिए जा रहे हैं आप ना कॉल दें। इमरान खान क्यों नहीं थोड़ा सा कर देता कि सिचुएशन वजह से हमारा मुल्क कितने बुरे सूरत हाल में है, और एनेबल तो वो कर रहा है, वो कह रहा है कि हर महीने बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद भाई एक और कॉल, आज फाइनल कॉल, रेड लाइन, ये लाइन, वो लाइन।
एक अच्छा ऑपोजिशन लीडर जो होता है वो लोगों के जज्बात के साथ बड़ा अच्छी तरीके से खेल लेता है, और मुझे ये फील होता है कि वो लोगों के जज्बात के साथ खेल खेल के सिचुएशन को और ख़राब कर रहा है। अब चुराए हुए मैंडेट के पीछे जब अवाम आएगी तो कंटेनर तो रखने पड़ेंगे, क्योंकि चोरी किए हुए मैंडेट को बचाने का तरीका तो यही है कि आप करीब ना आने दो। अब चोरी हो गया, मगर ये जो अवाम को जो आग लगा रहा है वो इमरान खान नहीं है। देखें, बात यह है कि 1.5 साल से वो बंदा अंदर बैठा हुआ है। मैं कहता हूँ कि यही जो बात आप यहाँ पे कर रहे हो, तो ये उसके साथ बैठ के कर लें, उसके साथ बैठ के कर लें ना। उसको कहें कि जनाब ये मुल्क की सूरत हाल है और हमने ऐसे ऐसे इस मुल्क को चलाना है। दूसरी बात ये है कि ये मैंडेट कहाँ गया, चोरी हुआ, इलेक्शन जिस तरह हुए, जो हालात इस मुल्क के हो रहे हैं, फौज अगर पीछे बैठ के इसको चलाना चाहती है तो ये मार्शल क्यों नहीं लगा देते? लगा दें ना, मतलब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले लेना। मैं कहता हूँ कि 10 साल के लिए मार्शल लगा के रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले, लेकिन ये तो पता हो ना कौम को कि यार ये कौन नहीं हो करने दे रहा, कौन इसका बेड़ा कर रहा है। कोई बैठ के बात तो करें ना। यही बात जो आप इधर कर रहे हो ये इमरान खान के साथ कर लें जाके। जब उसकी कोई केस ही नहीं है उसके ऊपर, उसको आपने जेल में बैठाया हुआ है, तो क्या करेगा वो? मुझे बताएं ज़रा। कॉल पे कॉल। अब जब साइड पे आप दीवार के साथ किसी को लगा देंगे तो क्या करेगा? बिल्ली भी आपके ऊपर हमलावर हो। लेकिन जो भी नुकसान होगा वो इस कौम का होगा। जो भी नुकसान होगा, पाकिस्तान ऊपर से नीचे 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 कितने का डॉलर होता था? अयूब दौर में कोई 4 रुपए का था। जनरल ज़िया के दौर में कोई मेरे ख्याल 10-12 तक आ गया था। नवाज शरीफ के पहले दौरे हुकूमत तक को 15 का था। आज परवेज़ मुशर्रफ के दौर में कोई 60 का था। आज 280 रुपये का है। तो आज आपकी 16 करोड़ लोग खते गुर्बत से नीचे चले गए, जो फंडामेंटल नीड्स पूरी नहीं कर पा रहे। तो आपने उनको भी देखना है कि नहीं देखना? तो किसको, जब ये हिस्ट्री लिखी जाएगी तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की कोई जिम्मेदारी नहीं है, चीफ जस्टिस की कोई जिम्मेदारी नहीं है, वज़ीर आज़म की कोई जिम्मेदारी नहीं है, मियां नवाज शरीफ की कोई जिम्मेदारी नहीं है, आसफ जरदारी की जो सदर पाकिस्तान बन के बैठा हुआ है और कहता मेरे बेटे को बना दो, वो वज़ीर आज़म भी बना दो, उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। यार जब भी बुरा वक्त आता है तो घर के जितने बड़े होते हैं वो सर जोड़ के बैठते हैं। आप पे बुरा वक्त आया हुआ है, आप सर जोड़ के बैठें, लेकिन इसको जोड़ें, इसको तोड़ें मत। ये जितनी आप लोगों के दिलों में रंजिशें पैदा करते जा रहे हैं, तकसीम दर तकसीम दर तकसीम। एक तो एथनिक तकसीम है आपकी। आपका 100 बंदा मर गया पाराचनार में, उसका नाम को क्यों नहीं ले रहा? रोज़ आप उनको मार रहे हैं। वो इतना सेंसिटिव इलाका है कि वहाँ पे आपको पता है कि आप इतना ख़तरनाक बयान दिया मोहसिन नकवी ने कि वो आज़ाद कश्मीर के लोग इधर नहीं आ सकते। यार आप खुदा के लिए कुछ इनको, ये को मुल्क और कौम के ऊपर कोई रहम करें। और बैठ के, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि ये निकाल के इमरान खान को हुकूमत दे दे, मैं तो कहता हूँ मिल के हुकूमत बना लें, मिल के सारे हुकूमत बना लें, लेकिन ये पाकिस्तान के बच्चों बच्चियों के ऊपर तो रहम करें। कि किस चीज़ की कमी है इनके पास? किसी के पास भी मुझे कोई एक बता दें कि जिसके पास किसी चीज़ की कमी हो, तो इनको शर्म क्यों नहीं आती? क्या अल्लाह को जाके क्या जवाब देंगे जी? जब ये अल्लाह के यहाँ जाएंगे तो वो इनको पूछेंगे कि तुम जिस ओहदों के ऊपर बैठे हुए थे, क्या तुम वहाँ अदल इंसाफ कर रहे थे? क्या मानते अमानतदारों के सुपुर्द कर रहे थे? क्या जवाब देंगे जी? सत्यानाश कौम का करके रख दिया है और आराम से बैठ के तमाशा देख रहे हैं। और हमारा मीडिया है वो भी तमाशे पे। वो इनको क्यों नहीं कहता कि हम ब्लैकआउट करने लगे हैं आपका सबका? जब तक आप इनको, मैं मीडिया को भी आपकी विसातत से कहता हूँ, वो इनको कहें कि हम ब्लैकआउट करने लगे हैं, जब तक आप सब लोग मिलकर बैठ के बात नहीं करोगे हम आपकी बात नहीं नशर करेंगे। जब हमने टीवी बंद किए, जाओ मौजे करो जाके। लेकिन चूंकि वो 9 के 9 तबके बेनिफिशरी हैं, इसलिए किसी को भी किसी के कानों पर जूं नहीं रेंग रही। पाकिस्तान जाए पहाड़ में, पाकिस्तान के साथ तो कोई भी नहीं है। बाप तो दूर की बात है, पाकिस्तान का तो कोई अपना बरादर निस्बती भी नहीं मुझे कोई नज़र आता। इफ्तिखार साहब, जिस अंधेरे में हमारा मुल्क गिरफ्त हो चुका हुआ है, जितने हम पानी में डूब चुके हुए हैं, अगर मैं आपसे ये इम्प्लोर करूं कि आप मुझे बता सकें कि स्टेप बाय स्टेप, अगर लेट से आपको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना दिया, आप जो हैं बादशाह बन गए हैं इस मुल्क के, आप जो हैं जो चाहें जैसे चाहें कर सकते हैं, तो आप इस मुल्क को बेहतरी की तरफ लाने के क्या स्टेप्स उठाएंगे? पहला स्टेप तो ये है जोड़ना।
मैं सबके पाँव पड़ जाऊंगा कि खुदा के लिए उन बस करो। हमने इसको जोड़ना है। दूसरा स्टेप होगा कि ये 9 तबके हैं ना, ये 9 तबके मुल्क को लूट के खा रहे हैं, ये अपनी अपनी लूट खसूट बंद करें, उसके बाद सारा बाकी सारा काम ठीक हो जाए। ये 9 तबके बेनिफिशरी हैं जो लूट के खा रहे हैं और कौम को तकसीम करते जा रहे हैं। आज हम लोगों ने अपने बेनिफिशरीज ऑफ पाकिस्तान के मिलिट्री एस्पेक्ट के ऊपर एक डिस्कशन शुरू की है। इंशाल्लाह हम आने वाले पॉडकास्ट में इस डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे, बिकॉज जैसे कि आपने देखा बीच में हमारे पास जो करंट पॉलिटिकल इश्यूज जो बने हुए हैं उनकी वजह से इतनी सूरत हाल ख़राब हुई हुई है। वी फेल्ट लाइक इट वाज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एड्रेस दोज सिचुएशंस। तो उसकी वजह से हम लोग आने वाले टाइम में इंशाल्लाह इस सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। और इस एपिसोड के एंड पे मैं सिर्फ सबसे ये अर्ज करूँगा कि आप सबको जो है सोचने की ताकत जो है अल्लाह ने दी है, क्रिटिकल थिंकिंग की ताकत सबको दी है। बस आप लोग सिर्फ एक बंदे या दूसरे बंदे या एक पार्टी या दूसरी पार्टी के पीछे ना पड़े, सारे अपनी क्रिटिकल थिंकिंग करके ख़ुद देखें कि यार पाकिस्तान को किस तरह बेहतर किया जा सकता है। इसमें अगर इमरान खान को ताकत में लाना पड़ता है तो आप उसके पीछे जाएं, इसमें अगर आपको शरीफ ख़ानदान को लगता है तो आप उसके पीछे जाएं, मगर आपस में लड़ाई निकालने की जगह, लड़ाई झगड़े की बजाय आप लोग आपस में बैठ के एक ऐसा मैंडेट आपस में लोग इस्टेब्लिश करें जिसमें आप ये रियलाइज़ करें कि यार हम लोग एक दूसरे से नहीं लड़ना चाह रहे, हम एक दूसरे के लिए लड़ना चाह रहे हैं। तो ये जो पॉलिटिकल एफिलिएशंस और पार्टी एफिलिएशंस, इनकी वजह से इतनी ज़्यादा नेगेटिव सिचुएशंस क्रिएट हो जाती हैं, इनको कोशिश करें आप अवॉइड करें। और ये जो प्लेन नैरेटिव है कि हम लोग या तो इस साइड की या तो उस साइड को, इसको इग्नोर करें और जो आपको लगता है कि ठीक मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहा है उसको आप सपोर्ट करें और अपनी कोशिश करें कि जो है इंतशार को कम करें। और जितनी ये राइटिंग वगैरह है और जितनी ये चीज़ें जिनसे मुल्क का सिचुएशन और सूरत हाल ख़राब हो रही है उसको अवॉइड करें। और अभी भी स्मॉग की सिचुएशन लाहौर में काफ़ी परसिस्ट कर रही है और पूरे पाकिस्तान में परसिस्ट कर रही है। तो मेक श्योर आप लोग जो पिछले वीडियोस में हमने आप लोगों के साथ प्रिकॉशनरी मेजर्स एंड पे शेयर किए थे उनको जारी रखें। वीडियो आपके साथ यहाँ लेफ़्ट या राइट पे कहीं ना कहीं शेयर की होगी। एंड इंशाल्लाह विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। अस्सलाम वालेकुम।